हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबा 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबा 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 7th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। स्टूडेंट, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह साइंस के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम लोग इसी तरह से आगे चैप्टर पर डिस्कस करते रहेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की पहली विशेषता के ऊपर बात करते हैं, जो कि पहली विशेषता है सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है विकिरण ऊर्जा, उसमें क्या होता है, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित की जाती है। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, इस क्रिया में जो विकिरण ऊर्जा होता है, विकिरण ऊर्जा किस में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में बदल करके क्या होता है, पौधे अपने अंदर किसी न किसी रूप में संचित रखते हैं, तने फल आदि के माध्यम से। जो अन्य परोपोषी जंतु जीव उस पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि दूसरी विशेषता की बात करें तो जो दूसरी विशेषता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन व ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं। इस लाइन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं और वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि तीसरे विशेषता की बात करें तो जल से हाइड्रोजन ली जाती है, यानी पौधे जल के द्वारा हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चौथे विशेषता की बात करें तो जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त की जाती है। अर्थात जल के अपघटन से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वह उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जल का अपघटन होता है इस अभिक्रिया में, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है, वह ऑक्सीजन वायुमंडल में उप उत्पाद के रूप में मुक्त कर दी जाती है। ठीक है, अगला विशेषता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। जो प्रकाश संश्लेषण का लास्ट प्रोडक्ट होता है, लास्ट उत्पाद होता है, वह क्या होता है, यह शीघ्र ही मंड में बदल जाती है, जो कि ग्लूकोज होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो लास्ट उत्पाद होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज शर्करा होता है और किस में बदल जाता है, मंड में। मंड को क्या कहते हैं, स्टार्च। ठीक है स्टूडेंट, अगली विशेषता की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। अर्थात यदि प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो सूर्य का प्रकाश और पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखें प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण के महत्व की बात करें तो जिसमें पहला है, यह प्रकृति में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने में सहायक होता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है यह प्रकृति में, यानी जो हमारा वातावरण है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया यदि ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा और हम मानव को, जीव जंतुओं को श्वसन क्रिया में समस्या होगी और श्वसन नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संतुलन करने में कौन सी क्रिया भागीदार होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही वह क्रिया है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस बनाए रखता है। यदि अगले महत्व की बात करें तो यह प्रक्रिया सभी सजीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। जो यह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, यह सभी सजीवों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। ठीक है, यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना हो तो हम सभी श्वसन नहीं कर सकते हैं, श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले महत्व की बात करें तो अगला जो महत्व है, यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है।
और प्रकाश संश्लेषण ही वह क्रिया है जो प्रत्यक्ष अथवा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही रूपों में सभी जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है। अब देखते हैं कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं और वह रासायनिक ऊर्जा किसी न किसी रूप में उनके अंदर स्थित होता है, जिस पे अन्य परपोषी जीव जंतु जैसे मनुष्य पौधों पर डिपेंडेंट होता है और पौधों से हम अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो वही जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा है जो पौधे अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में रखे हुए हैं, उसी को अप्रत्यक्ष रूप से, आखिर वो प्रकाश ऊर्जा ही है जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल के रुका हुआ है पौधे के अंदर, उसको हम लोग उसी प्रकाश ऊर्जा को पौधे में रासायनिक ऊर्जा के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जो कि भोजन होता है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली समझ में आया होगा। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य ही एकमात्र धरती पर ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य से ही ऊर्जा आता है, तो सूर्य से पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पौधों से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह करके देखें, एक प्रयोग है। जब स्टूडेंट आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चीज़ ना समझ में आए। इसको आपके पढ़ने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसको आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थापित करना, मिट्टी में पोषक तत्वों को स्थापित करना। ठीक है, होपफुली सभी को क्लियर हो रहा होगा कि मिट्टी में पोषक तत्वों को स्थापित करने से अर्थ है फसल के बीजों को मिट्टी में बोने से पहले किसान खेत को ठीक से तैयार करते हैं। जो मिट्टी में बीज बोए जाते हैं किसान के द्वारा, उस बीज को बोने से पहले किसान क्या करते हैं, खेत को ठीक से तैयार करते हैं। तैयार करना बोले तो उसको जोतते हैं, इसमें खाद मिलाते हैं तथा इसे समतल करते हैं। इस तरह से जो खेत होता है तैयार हो जाता है। उसके अलावा क्या करते हैं, खाद इसलिए मिलाया जाता है ताकि फसल अच्छी पैदा हो। खाद मिला देने से फसल की पैदावार क्या होता है, अच्छा होता है। पौधे अपनी वृद्धि के लिए मिट्टी से खनिज तथा पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पौधे अपनी वृद्धि के लिए क्या करते हैं, खनिज तथा पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जब पौधे मिट्टी से खनिज और पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार मिट्टी में निरंतर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और बार बार पौधों द्वारा मिट्टी से खनिज तथा पोषक तत्व अवशोषित कर लेने से मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि हम उत्पादन के लिए अच्छे तथा स्वस्थ पौधों को उगाना चाहते हैं तो हमें मिट्टी में खाद तथा उर्वरक मिलाने चाहिए। यदि हमको अच्छे उत्पादन चाहिए तो स्वस्थ पौधे चाहिए और स्वस्थ पौधे उगाने के लिए आपको मिट्टी में खाद तथा उर्वरक मिलाने चाहिए। होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। यह चैप्टर का निचोड़ है जो कि संक्षेप में है। सभी टॉपिक को एक साथ एक ही बार में हम लोग कवर कर लेंगे इस संक्षेप के वन लाइनर के माध्यम से। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला लाइन है, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जीवों के द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये स्वपोषी होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। यदि थर्ड लाइन की बात करें तो थर्ड लाइन ये कहता है कि पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल से सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय ऑक्सीजन मुक्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, मुक्त होता है। ठीक है, अगले लाइन की बात करें तो अगला लाइन, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है।
प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, जो निकलता है, मुक्त होता है पौधे के द्वारा, वह ऑक्सीजन जल से निकलती है। किससे निकलती है? जल से। यानी प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है। ठीक है, अगला लाइन पे हम लोग बात करें तो अगला लाइन ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रकाश, तापमान, जल व खनिज लवण द्वारा प्रभावित होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे किससे प्रभावित होती है? प्रकाश, टेम्परेचर, ताप, जल, खनिज लवण, मिनरल द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है स्टूडेंट, यदि अगले लाइन की बात करें तो अगला लाइन ये कहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हमारा पैदावार, हमारे फसल में पैदावार अच्छा होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो मांसाहारी दूसरे जंतुओं का मांस खाने के लिए, मांस खाने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं वह दूसरे जंतुओं का मांस खाने वाले जंतु होते हैं, यानी दूसरे जंतुओं के ऊपर मांस खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मांसाहारी जो होते हैं दूसरे जंतुओं का मांस खाने के लिए मांस खाने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो अगला जो है, अगला लाइन और लास्ट लाइन क्या है? पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि जो पत्ती होता है, उस पत्ती के द्वारा आप सोचते हैं कि कैसे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल के द्वारा पौधे में चला जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन पत्तियों पर स्टोमेटा बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जो ऐसे ही सामान्यतः नहीं देखे जा सकते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और वायुमंडल में चला जाता है, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, अर्थात जिसे CO2 कहते हैं, ये पौधे के अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर वायुमंडल में चला जाता है, जो कि O2 होता है। इस तरह से आज का यह वीडियो के माध्यम से आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे ही हम लोग इसी तरह अलग अलग वीडियो में अलग अलग चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं बताना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।